तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023 में स्वागत है। आज है इंडियन इकोनॉमी का टेस्ट नंबर 6 और इसके पहले टेस्ट फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 100 क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और इंश्योरेंस को कवर करेंगे 100 क्वेश्चन में। तो प्रोसेस वही रहेगा, 20 क्वेश्चन की 5 क्लासेस होंगी और इसके बाद सारी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा एक टेस्ट का तब भी, और क्लासेस की जो पीडीएफ होंगी 20 क्वेश्चन की वो भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्लासेस होंगी। आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं या फिर स्टडी ऑन आईएएस सर्च कर सकते हैं। और आपको टेस्ट अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपडेट आपके पास पहले मिल सके, क्योंकि ये टेस्ट जब तक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ये जारी रहेगा। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें आधारभूत अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा के विकास के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें पूछा है डच रोग शब्द का प्रयोग उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है जिनके पास तकनीकी विशेषज्ञता है परंतु उनके पास संसाधन अच्छे नहीं हैं। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो जो है आधारभूत अवसंरचना का विकास अर्थव्यवस्था को एक सकारात्मक रूप देता है। ऑप्शन तीन की बात करें प्रमुख और लघु खनिजों की संबंधित कानून संघ सूची का हिस्सा है। इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपने अगर इकोनॉमी में कभी न कभी ये डच रोग शब्द का प्रयोग सुना ही होगा। तो ये डच रोग शब्द जो है तो नीदरलैंड में एक बार क्या हुआ था, नीदरलैंड में जब वहाँ पर नेचुरल गैस की खोज हुई थी तो उसके फलस्वरूप जो है ये वर्ड वहाँ पर चर्चा में आया था, क्योंकि इस खोज से क्या हुआ था कि विदेशी जो निवेशक थे वो ज़बरदस्त जो है नीदरलैंड की तरफ प्रवाह हुआ, और जिससे क्या हुआ उनकी घरेलू मुद्रा को मजबूती मिली और कृषि वस्तुओं का निर्यात में गिरावट आई। ठीक है, और यहाँ तक कि जो किसान को भी तेल की खोज के काम में बदलाव के लिए लाभकारी पाया गया था। इसलिए वहाँ इससे जो बाजार को भी भोजन की कमी हुई और इसके बाद खाद्य कीमतों को अत्यधिक इन्फ्लेशन हुई। तो इस प्रकार देखेंगे तो नीदरलैंड में जो नेचुरल गैस की खोज हुई थी उसके फलस्वरूप जो हुआ था तो उसके संदर्भ में ये उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है, यानी जो बेसिक नीड्स या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसका जो है आमतौर पर जो है परियोजना के आसपास के क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के साथ सकारात्मक के अंतर संबंधित होता है। इसलिए आधारभूत अवसंरचना का निर्माण अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन तीन की बात करें तो आपको पता ही होगा कि कुछ जो रिसोर्स पाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रहते हैं और कुछ जो रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत रहते हैं। तो जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, बॉक्साइट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हुआ, ये कुछ प्रमुख खनिज हैं जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, इन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। जबकि रेत हुआ, अभ्रक हुआ, संगमरमर, ग्रेनाइट आज ऐसे खनिजों पर जिम्मेदारी राज्य की है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, यानी प्रमुख और लघु खनिजों दोनों का नहीं होता, इसमें राज्य और केंद्र का अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो कुल मिलाकर इसमें जो है एक और तीन गलत है, यानी ऑप्शन एक सही है। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, इसमें क्या पूछा है, भारत में कोयला खनन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही। ऑप्शन एक कैप्टिव उपयोग यानी सीमित उपयोग के लिए कोयला खदान के स्वामित्व को भारत में अवैध बना दिया गया है। ऑप्शन दो भारत में पंजीकृत कंपनियों विदेशी और घरेलू दोनों को खनन नीलामी में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, तो अगर बात करें जो खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 में आया था तो उसमें क्या हुआ था, भारत के किसी भी पंजीकृत कंपनी को कोयला खनन की नीलामी की बोली में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, यानी उसमें जो है उसमें चाहे वो विदेशी हो चाहे घरेलू हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है। ठीक है, यानी भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जो है, अगर बात करें कब किया गया था, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था। इसके बाद 1993 में जो है क्या हुआ था,
निजी कंपनियों को कोयले खनन की अनुमति दी गई थी, लेकिन केवल कैप्टिव उपयोग के लिए, यानी अपने स्वयं के उद्योग के उपयोग के लिए। हालांकि कोयला खदानों विशेष प्रावधान अधिनियम सार्वजनिक और निजी दोनों वाणिज्यिक खनन गतिविधियों को शुरुआत की अनुमति दी गई। तो इस प्रकार देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा कैप्टिव कोयला खनन के प्रावधानों को नहीं हटाया, जो अभी भी भारत में मौजूद है। इस प्रकार जो है ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, यानी इसमें जो देखेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, अपनी बढ़ती जनसंख्या के कारण सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है। ऑप्शन दो है, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य कृषि और घरेलू उपयोग के लिए फीडर लाइनों को अलग करना। ऑप्शन तीन, पीएम उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। अगर ऑप्शन एक की बात करें तो ऑप्शन एक गलत है, यानी विद्युत मंत्रालय द्वारा अगर दर्ज आंकड़ों की बात करें तो उनके अनुसार भले ही भारत दुनिया की आबादी का 18% जो है हिस्सा है, फिर भी यह दुनिया के प्राथमिक ऊर्जा केवल 6% खपत करता है। ठीक है। और भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वैश्विक ऊर्जा खपत का 1/3 है। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करेंगे, ऑप्शन दो जो है सही है। ठीक है, यानी इसका उद्देश्य कृषि और घरेलू उपयोग के लिए फीडर लाइनों को अलग करना। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन जो है गलत है, यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है, लेकिन मुफ्त सिलेंडर नहीं। ये आपको कुछ छोटे छोटे कीवर्ड हैं वो आपको ध्यान रखना है, कहीं गलत करके मत चले आइएगा। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 में क्या पूछा है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है गलत है। ऑप्शन एक है, इसके दायरे में केवल उन्हीं परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो या तो विकसित हो की जा चुकी हैं या विकास के अधीन है। ऑप्शन दो, बिजली और सड़क निर्माण परियोजना एनआईपी के तहत 60% के अधिक फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। तो आपको बताना है कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत जो है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर बात करें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसका उद्देश्य की बात करें तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, इन्वेस्ट को इकट्ठा करता है और उसको इकट्ठा करके देश में जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या होता है, ब्राउन फील्ड यानी जो निर्माणाधीन हैं, जो निर्माण हो कर रही हैं वो भी, या जो पूर्ण परियोजना जिनका रख रखाव की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट चालू हुआ है उनको ग्रीन फील्ड में रखा जाता है, वो भी शामिल है। इसलिए इसके दायरे सभी आर्थिक और सामाजिक बुनियादी परियोजनाओं को शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। अगर फंडिंग की बात करें, जिसमें फंडिंग की बात कर रहा है, तो ये जो है फंडिंग विभिन्न क्षेत्रों में वितरित की जाती है। अधिकतम हिस्सा जो अगर देखें फंडिंग की बात करें तो लगभग 24% जो है फंडिंग जो है किससे, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से आती है। इसके बाद जो है सड़क से 90% आती है, 19%। इसलिए एक साथ इस परियोजना के तहत कुल फंडिंग का लगभग 44% या आधे से भी कम इस परियोजना के तहत फाइनेंस या अन्य क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, जिसमें रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, दूरसंचार, सिंचाई, शहरी बुनियादी। इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत है, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में क्या पूछा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन एक, जबकि संसद अंतर्देशीय जलमार्ग पर कानून बनाती है, बंदरगाहों का प्रबंधन राज्यों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दो, सागरमाला और सेतु भारतम केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिनमें राज्यों द्वारा जो है फाइनेंस या वित्त पोषण नहीं किया जाता है। ऑप्शन तीन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें आधा धन राज्यों द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन चार, ब्लू डार्ट प्रमाणन उन अंतर्देशीय जलमार्गों को दिया जाता है जो जलीय प्रजातियों को न्यूनतम प्रभाव डालते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची का जब आप नाम सुनते होंगे आपके मन में एक ही बात आता होगा
कि संसद जो है संघ सूची के मामले में कानून बना सकती है उस 7वीं अनुसूची के अनुसार, जिसमें अंतर्देशीय जलमार्ग संसद के विधायी क्षेत्र में है जहां संसद कानून बनाती है। तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के प्रावधानों के अनुसार बात करें तो उसमें जो है सभी प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जबकि छोटे बंदरगाह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 सही है। अगर सागरमाला परियोजना की बात करें तो 100% जो फाइनेंस किया जाता है सागरमाला परियोजना की, वो किसके द्वारा किया जाता है? वो केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और यह जो है सागरमाला परियोजना है, ये जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका उद्देश्य छोटे बड़े बंदरगाहों को विकसित करना और पहले से मौजूद बंदरगाहों को बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण में क्या आता है? सेतु भारतम जो है परियोजना आती है। ये भी एक सेंट्रल सेक्टर जो है स्कीम है या फिर परियोजना है। ठीक है, तो ये सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सागरमाला जहाज रानी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका भी जो है सेतु भारतम है, तो इसका भी जो है 100% फाइनेंस कौन करता है? केंद्र करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रेलवे के लिए ऊपर और नीचे पुलों का निर्माण करके सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। ठीक है, जैसा कि आपने हाल ही के वर्षों में देखा होगा कि रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने के लिए अंडरग्राउंड या ऊपर जो है ओवरब्रिज या नीचे जो है पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 सही है। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक होता है सेंट्रल सेक्टर होता है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है, जिसमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? राज्य और केंद्र दोनों होते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें जो केंद्र का पैसा लगता है। ऑप्शन 4 की बात करें तो ऑप्शन 4 जो है गलत है, यानी ब्लू डार्ट प्रमाणन नेटवर्क संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसमें जापान ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भारत अभी इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और यह क्या करता है? ब्लू डार्ट जो प्रमाणन सर्टिफिकेट दिया जाता है वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ब्लू डार्ट सर्टिफिकेट प्रदान किया, जैसे गुणवत्ता और ट्रांसपेरेंसी के लिए इस कुछ मानकों को पूरा करते हैं तो ये ब्लू डार्ट प्रमाणित परियोजनाएं विकसित देशों को आसान फाइनेंस के लिए पात्र होंगी। तो कुल मिलाकर ये कहाँ की परियोजना है? ये यूएसए द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसमें जापान ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इसमें क्या पूछा? कौन सा ऑप्शन सही है? यानी 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 कहाँ? ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 में क्या पूछा है? समिति दी गई है और किससे संबंधित है? सैम पित्रोदा समिति, रेलवे, सेक्टर सीमा, सड़क अवसंरचना, अनूप सतपथी समिति जो न्यूनतम मजदूरी। ऑप्शन 4 है एसएस तारापुर समिति जो है पूंजी खाता परिवर्तन यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से संबंधित। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो सैम पित्रोदा समिति जो है रेलवे में सुधारों के सुझाव देने के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, और अगर बात करें सेक्टर सीमा जो है सड़क और संरचना के लिए अनूप सतपथी समिति जो है न्यूनतम मजदूरी के लिए निर्धारण के लिए बनाई गई थी। और तारापुर समिति जो है तो ये अकाउंटेबिलिटी कन्वर्टेबिलिटी के लिए बनाई गई थी, यानी इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर आपको चूज करना है। ऑप्शन 1 प्रसाद और हृदय पर्यटन मंत्रालय के तहत जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी प्रसाद योजना और हृदय योजना। ऑप्शन 2 उपरोक्त जो योजनाओं का मुख्य फोकस पर्यटन पर विशेष ध्यान देने के साथ शहर की बुनियादी ढांचा का विकास करना है। तो आपको बताना है कि भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रसाद और हृदय योजना चालू की गई थी उसके संबंध में इन दोनों में से कौन सा सही है? अगर बात करें प्रसाद योजना की, तो प्रसाद योजना जो है ये तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक वृद्धि अभियान यानी पर्यटन मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और वहीं हृदय योजना जो है ये राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि
से संबंधित है, जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन दो की बात करें तो दोनों योजना का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना है और जिससे शहर में बुनियादी ढांचे का विकास हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही है। और हृदय योजना के तहत एक फैक्ट आपको और बता दें, इसके तहत जो है 12 शहरों का चयन किया गया था, और जबकि प्रसाद योजना के तहत जो है ये संख्या और अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 में क्या पूछा है? औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर के संदर्भ में आपको कौन सा कथन सही है, इन तीनों में से बताना है। ऑप्शन 1 है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत शुरू की गई थी, जो औद्योगिक सुधारों से संबंधित है। ऑप्शन 2 कुल मूल्य वर्धित वृद्धि यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 2011-12 से औद्योगिक क्षेत्र में योगदान लगातार गिरावट आ रही है। ऑप्शन 3 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक लगभग 40% योगदान है। तो आपको बताना है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ है, जो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 मुख्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत अभियान के चरण जो है 3 के तहत जो है उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य था आधार वर्ष के संबंध में किसी भी उत्पाद में वृद्धिशील बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान करना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये औद्योगिक सुधारों संबंधित है, ये बात तो सही है। ऑप्शन 2 की बात करें तो सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वर्ष 2021 में औद्योगिक क्षेत्र में 9.2% जो है नकारात्मक वृद्धि होने का अनुमान था, जिसमें सकल मूल्यवर्धन के कुल योगदान जो है 25.8% है। तो यह देखा गया कि उद्योगों के 2011-12 से लगातार गिरावट दर्ज की गई है। तो ये सर्वेक्षण जब हुआ था उसके अनुसार जो है, जो 2021 में हुआ था, तो ये इसके अनुसार जो है ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है, यानी कोयला, कोल, इसके अलावा जो है जो तेल है यानी कच्चा तेल, इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें, रिफाइनरी इंडस्ट्री की बात करें और उर्वरक की बात करें, स्टील, सीमेंट, बिजली सहित ये कुल जो मिलाकर 8 कोर उद्योग हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से 8 कोर उद्योग हैं। 8 कोर उद्योगों में जो है कौन कौन से आते हैं? कोयला आता है, इसके अलावा आता है कच्चा तेल या नेचुरल गैस की बात करें, उसके अलावा रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट, बिजली। तो इन 8 उद्योगों को मिलाकर एक इंडेक्स तैयार किया जाता है जिसे इंडस्ट्रियल उत्पादन सूचकांक। अगर इसमें खनन, विनिर्माण और बिजली से बना में अगर लगभग 40% योगदान देता है, जो ये बात कह रहा है औद्योगिक उत्पादन में, तो ये बात सही है। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही है, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 में क्या पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1 स्टार्टअप सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए देश की प्रमुख टीयर फर्स्ट शहरों में स्टार्टअप यात्रा का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 2 वर्ष 2019-20 के लिए विनिर्माण क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर प्रवाह में वृद्धि हुई। कौन सा कथन गलत है? अगर ऑप्शन 1 की बात करें तो देश के जो टीयर 2 और टीयर 3 शहर में स्टार्टअप यात्रा पहल का आयोजन किया गया है, और यह उद्यमशीलता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की प्रतिभा की तलाश में बूट कैंप का आयोजन करता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020-21 के जो आंकड़े हैं, ठीक है, मैं 2020-21 के आंकड़े बता रहा हूँ, उनके द्वारा जो आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं उसमें 23 शहरों और 207 जिलों में ये जो है आयोजन किया गया था। तो इसमें जो है टीयर फर्स्ट ने टीयर 2 और टीयर 3 के शहर शामिल होते हैं। ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 जो है सही, यानी औद्योगिक क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर प्रवाह पिछले वर्ष में 44.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो है ये कितना हो गया? 49.98 जो है यूएस डॉलर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 में क्या पूछा है?
एमएसएमई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन एक, यह कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजन करता है। ऑप्शन दो, यह देश के कुल निर्यात में आधे का योगदान देता है। ऑप्शन तीन, यह सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का प्रतिशत योगदान जो है परिधान क्षेत्र के समान ही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है? तो अगर बात करें, एमएसएमई लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। हालांकि यह कपड़ा और परिधान क्षेत्र है जो कृषि क्षेत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार उत्पादक है। ठीक है, इस प्रकार जो है यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो भारत से होने वाले कुल निर्यात का आधा हिस्सा जो है एमएसएमई उद्यम का है। एमएसएमई न केवल अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है, साथ ही उन उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि उनका एक पूरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन दो सही। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन गलत है, यानी जीडीपी में परिधान क्षेत्र का योगदान कितना है? 2% है, और जबकि एमएसएमई का कितना है? 30% है, जो परिधान और कपड़ा क्षेत्र का लगभग 15 गुना है। हालांकि भारत दुनिया में परिधान और कपड़ा का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें कौन सा कथन जो है इसमें पूछा है सही है, यानी सकल घरेलू उत्पाद एमएसएमई का प्रतिशत योगदान उसके क्षेत्र के समान है, ये बात तो गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, तो सही है कौन सा? इसमें जो है इसमें पूछा है, इसमें गलत पूछा है ना, गलत के हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी एक और तीन, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 में क्या पूछा है? निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कपड़ा और परिधान क्षेत्र का बढ़ावा देना सम्मिलित है? यानी टेक्सटाइल और अप्रैल सेक्टर की बात कर रहा है। ऑप्शन एक है चैंपियन पोर्टल, ऑप्शन दो उद्यम पोर्टल, ऑप्शन तीन संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना, ऑप्शन चार समर्थ योजना। तो कौन सा इसमें कपड़ा और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है निम्नलिखित योजना ये पोर्टल को देखते हुए? तो इसमें देखेंगे जो ये संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना है ये, और इसके अलावा समर्थ योजना, ये दोनों कपड़ा और परिधान क्षेत्र को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी। यानी अगर बात करें जो उद्यम पोर्टल की बात, उद्यम पंजीकरण पोर्टल क्या है, किससे संबंधित है? एमएसएमई से संबंधित है, जो क्या करता है सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योगों को पंजीकरण के लिए एकमात्र सरकारी पोर्टल है। तो ये किससे संबंधित है? एमएसएमई के। इसके अलावा अगर बात करें तो चैंपियन जो है उत्पादन और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं के चैंपियन या निर्माण सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग के उद्देश्य से छोटी व्यावसायिक इकाइयों के समर्थन से पर्याप्त क्या करता है? शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने में मदद करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये तीन और चार जो है किससे संबंधित? कपड़ा और परिधान क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है ट्रेड्स यानी व्यापार छूट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन इसमें गलत है? तो ऑप्शन एक देखेंगे तो यह व्यापार प्राप्तियों का उपयोग सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यमों द्वारा ऋण जुटाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऑप्शन दो की बात करें तो ये केवल तभी उत्पन्न होता है जब राशि कॉरपोरेट खरीदार से देय होती है। ऑप्शन तीन की बात करें, इसमें क्या पूछा है? रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्राप्त विनिमय की स्थापना सेबी के तहत प्राप्तियों को उत्पादन की सुविधा के लिए की गई थी। तो तीनों में से बताना है कि ट्रेड्स के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो व्यापार प्राप्त छूट सिस्टम या ट्रेड्स की बात करें तो वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक रसीद है जिसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों को फाइनेंस देना है। ठीक है, तो इस प्रकार बात करें तो ये जो है ऑप्शन एक जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन दो की बात करें
ऑप्शन दो जो है, जो ट्रेड्स के बारे में, विक्रेता को क्या करता है, एक सूक्ष्म लघु मध्यम यानी एमएसएमई होना चाहिए, जबकि खरीदार एक कॉरपोरेट इकाई पीएसयू या सरकार हो सकता है। तो यह केवल तभी उत्पन्न होता है जब राष्ट्र कॉरपोरेट खरीद सकते, ये बात गलत है, यानी कॉरपोरेट जरूरी नहीं है। या क्या है, या एक जो है कॉरपोरेट इकाई हो सकती है, पीएसयू या सरकार हो सकती है। ऑप्शन तीन की बात करें तो 2016 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेड्स की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो ये सेबी के साथ इसमें कौन शामिल था, इसमें सिडबी भी शामिल था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, इसमें क्या पूछा है, तो जेम पोर्टल के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, या केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कृषि वस्तुओं के खरीद से संबंधित। ऑप्शन दो, पोर्टल को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मार्केट प्लेस या जिसे जेम पोर्टल 2016 में केंद्र और राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों द्वारा सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया था। यह व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और खरीद की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए यह प्रयासरत रहता है। तो इस प्रकार देखेंगे ये ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो सही है, यानी यह पोर्टल जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सरकारी यूजर्स के लिए जेम पोर्टल की खरीदारी करना अनिवार्य कर दिया है। तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में आपको बताना है, विचार करना है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है कि यह खनन, विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली क्षेत्रों से उत्पादित वस्तुओं की मात्रा परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन दो, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और प्रमुख उद्योगों दोनों के लिए डेटा तैयार किया जाता है। ऑप्शन तीन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और प्रमुख उद्योगों को सूचकांक दोनों में बिजली के सबसे कम भारांश दिया गया है। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादों की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। आईआईपी का डेटा जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा संकलित किया जाता है और जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें भारांश के घटते क्रम में विनिर्माण, खनन, बिजली शामिल है। निर्माण इसका हिस्सा नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, निर्माण इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आईआईपी के आंकड़े सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत जो है एनएसओ कार्यालय द्वारा संकलित जारी किया जाता है, जबकि 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक के तहत डेटा जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन भी गलत है। 8 प्रमुख उद्योगों का बात करें तो रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक से बना है, जो उन्हें दिए गए भार के घटते क्रम में है। आईआईपी में बिजली को सबसे कम भारांश दिया गया है, जबकि 8 प्रमुख उद्योगों के इंडेक्स के तहत उर्वरक को सबसे कम भारांश दिया गया है। तो इस प्रकार ये भी गलत है। तो कौन सा कथन सही है, ऑप्शन डी, तीनों में से जो है कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इसमें क्या पूछा है। भारत में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, सभी राज्यों में जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 25% होता है। ऑप्शन दो, जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी पिछले 5 वर्षों से लगातार बढ़ रही है। ऑप्शन तीन, सॉफ्टवेयर निर्यात में भारत के कुल सेवा आधे से अधिक शामिल है। कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर बात करें तो ऑप्शन एक की तो 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर बात करें तो 15 में सेवा का जीएसवीए पर 50% से अधिक हिस्सा है। चंडीगढ़ और दिल्ली में जीएसवीए जो कितना है 85% से अधिक सेवा की उच्च हिस्सेदारी के साथ विशेष रूप से खड़े हैं, जबकि सिक्किम का हिस्सा कितना है 27.02% है, सबसे कम है। इस प्रकार सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में यह 25% से अधिक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें
तो अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो उसके डाटा के अनुसार जो है पिछले वर्ष की तुलना में जो है सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं का योगदान की हिस्सेदारी गिरावट आई है। यानी जीवीए के घटक का हिस्सा जो है इस प्रकार है। तो इस प्रकार लगातार बढ़ रही ये बात जो है गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल सेवा निर्यात में 49.3% जो है सॉफ्टवेयर निर्यात शामिल है। वे डिजिटल समर्थन, क्लाउड सेवाओं और बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण की मांग के साथ महामारी के पृष्ठ को प्रतिरोध बने हैं। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन 3 भी गलत है। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन 2 और 3 जो है इसके हिसाब से सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में कौन भारत में श्रम बल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 रोजगार की तलाश में 16 साल के बेरोजगार पुरुष, ऑप्शन 2 25 साल का पूर्णकालिक इंजीनियर छात्र, ऑप्शन 3 30 साल की उम्र में रिसर्च वर्कर, ऑप्शन 4 70 साल का नियोक्ता। तो आपको उत्तर जो है चूज करना है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम बल का हिस्सा नहीं है? तो अगर बात करें तो श्रम बल की भागीदारी दर अर्थव्यवस्था में वर्तमान रोजगार में या रोजगार चाहने वालों का जो वर्ष की बात करें तो 16 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग को कामकाजी आबादी का हिस्सा माना जाता है। श्रम बल उन लोगों की गणना नहीं करता है जो अभी शोध कर रहे हैं या गृहिणी हैं, 64 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं। इसलिए देखेंगे तो केवल पहला विकल्प जो है ये विकल्प जो है इसमें पूछा है कौन श्रम बल का हिस्सा नहीं है। तो श्रम बल का हिस्सा देखेंगे तो 25 साल का पूर्णकालिक इंजीनियर और 30 साल का जो रिसर्च वर्कर है, इसके अलावा 70 साल का नियोक्ता, ये तीनों जो है श्रम बल का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सेवाओं के चैंपियन क्षेत्र में शामिल है? ऑप्शन 1 लेख और वित्त, ऑप्शन 2 ऑडियो विजुअल, ऑप्शन 3 रत्न और आभूषण। तो अगर बात करें इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। यानी सचिवों के समूह की बात करें तो सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री को अपनी सिफारिश में कई क्षेत्रों को चैंपियन क्षेत्र के रूप में पहचाना था। यह एक परिकल्पित किया गया है कि इन क्षेत्रों को केंद्रित और निगरानी कार्य योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त क्षमता है, जिससे जीडीपी के विकास को बढ़ावा मिल सकता है, अधिक रोजगार पैदा हो सकता है, वैश्विक बाजारों को निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। तो इसके द्वारा क्या किया गया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 12 चैंपियन क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना की पहचान की गई थी, ठीक है। तो इसमें जो है अगर बात करें तो 12 क्षेत्रों में आईआईटी सक्षम सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, चिकित्सा, मूल्य यात्रा, परिवहन, रसद, लेखा और वित्त, ऑडियो विजुअल, कानूनी संचार, निर्माण संबंधित इंजीनियर, पर्यावरण और फाइनेंस और शिक्षा, तो ये जो है शामिल किए गए थे। रत्न आभूषण इसमें शामिल नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन 1 और 2 यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, इसमें क्या पूछता है? इसमें पूछता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? ऑप्शन 1 यह उपभोक्ता को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया जाता है जो व्यक्तिगत उपभोग या पुनर्विक्रय के लिए सामान खरीदता है। ऑप्शन 2 1 करोड़ रुपए तक के मामलों का अधिकार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास होगा। ऑप्शन 3 शिकायत एक उपभोक्ता अदालत में दर्ज की जानी चाहिए जहां विक्रेता कार्यालय स्थित है। तो ऑप्शन 1 की बात करें इसमें जो है यह ऑप्शन गलत है। यानी जो उपभोक्ता कंज्यूमर होगा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कोई वस्तु खरीदता है या किसी सेवा को खरीदता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा, टेली शॉपिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से या ऑफलाइन या ऑनलाइन सहित सभी माध्यमों के ये लाभ उठा सकता है, ठीक है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 जो है सही, यानी 1 करोड़ रुपए तक के मामले को अधिकार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास जो है होता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 जो है गलत है। यानी 1986 के अधिनियम में उपभोक्ता अदालत में जहां विक्रेता कार्यालय में स्थित है शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान था, लेकिन जब वहीं अमेंडमेंट हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, तो इसमें क्या किया गया, जहां शिकायत करता रहता है या काम करता है या कानून उपभोक्ता के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन एक, सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक निर्यात के लिए यात्रा परिवहन का हिस्सा। ऑप्शन दो, तेलंगाना के पास जीएसवीए में सेवाओं का उच्चतम हिस्सा जबकि सिक्किम के पास सबसे कम। तो सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी सबसे अधिक, जो कुल सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर का निर्यात का कितना है, 49.3% है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें तो 33 केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 में से सेवा क्षेत्र का जो सकल राज्य मूल वर्धित यानी जीएसवीएम 50% से अधिक योगदान है। 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का जो जीएसवीए है वो 60% से अधिक योगदान है। कर्नाटक के पास जीएसवीए में सेवाओं का सबसे अधिक हिस्सा है, उसके बाद तेलंगाना, जबकि सिक्किम सबसे कम है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, निगम कर का हिस्सा एक एकत्र किए गए प्रत्यक्ष कर के आयकर के हिस्से से अधिक है। ऑप्शन दो, चालू खाता घाटा पिछले पूरे एक दशक में नकारात्मक रहा। कौन सा कथन सही है? तो प्रत्यक्ष कर, जिसे मुख्य रूप से निगम कर या व्यक्तिगत आयकर के रूप में शामिल किया जाता है, तो सकल कर राजस्व का लगभग 55% है। ठीक है, ये ऑप्शन सही। ऑप्शन दो की बात करें तो भारत का चालू घाटा पिछले 10 वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद का औसत लगभग 2.2% है। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को उलटते हुए कम व्यापार घाटे और शुद्ध अदृश्य प्राप्तियों में तेज वृद्धि के कारण चालू खाता घाटा क्वार्टर 4 में फाइनेंस ईयर में 2019-20 में अधिशेष यानी जीडीपी का 0.1% में बदल गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि कुछ लोग थे उनको एक्सप्लेनेशन और विस्तार में चाहिए था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर टेस्ट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में।